हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट। कल हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे, पहले तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर हमने सेल वॉल पढ़ा था। सेल वॉल का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो करेंगे। और आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन आज कंप्लीट हो जाए। तो जो सेल वॉल का टॉपिक बचा हुआ है वो था फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। क्या? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी जो कोशिका भित्ति बन रही है उसमें क्या क्या चीज कैसे हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दो प्रकार से होती है। एक तो होती है स्केलेटन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मैट्रिक्स। स्केलेटन में आ जाएगा सेल्यूलोज, क्या आ जाएगा? सेल्यूलोज। और मैट्रिक्स में आ जाएगा हेमीसेल्यूलोज, इसके अलावा पैक्टिन और प्रोटीन। दोबारा देखिए, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कि सेल वॉल कैसे बन रही है, किस किस चीजों से बन रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहा है। तो स्ट्रक्चर दो प्रकार से होगा, एक तो स्केलेटन, एक मैट्रिक्स। एक स्केलेटन, एक मैट्रिक्स। स्केलेटन को हिंदी में जैसे बोला जाता है कंकाल। क्या? आप ऐसे समझिए, जैसे हम किसी घर की छत तैयार करते हैं तो उसमें एक तो जैसे वो आयरन पाइप्स होती हैं, उनका ऐसे स्केलेटन तैयार करते हैं इस प्रकार, और जो ये बीच में बचा हुआ है वहां पर हम सीमेंट भर देते हैं। तो ये तो हो गया वो आयरन पाइप का स्केलेटन, और ये होगी वो सीमेंट यानी मैट्रिक्स, द्रव पदार्थ होगा। आप देखिए, जैसे ये सेल्यूलोज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसे तैयार होती है। तो देखिए, ये सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, फिर ऐसे आ गया सेल्यूलोज, ठीक है। ये यहाँ पर और सेल्यूलोज, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सेल्यूलोज के हैं। किसके हैं? सेल्यूलोज के हैं। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये एक स्केलेटन तैयार हो गया। क्या हो गया? ये एक स्केलेटन तैयार हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो ये मैट्रिक्स है, ये एक स्केलेटन तैयार हो गया, ये एक कंकाल तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। ये एक कंकाल तैयार हो गया है, सेल्यूलोज। ये एक सेल्यूलोज का स्केलेटन तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स है, जो ये द्रव पदार्थ है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये वैसे मान लो लिक्विड फॉर्म में है। ये इसके अंदर जो ये स्पेस है ना, स्पेस, यहाँ पर क्या भर जाएगा? स्केलेटन। यहाँ पर आ जाएगा स्केलेटन, यहाँ पर क्या आ गया? स्केलेटन, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगी मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक जैसे सेल वॉल का निर्माण हो गया। ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट। इस प्रकार सेल वॉल बनता है। इस प्रकार ये जिस भी अपने स्ट्रक्चर में बदलेगा वैसे ये बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेल वॉल होता है कंप्लीट। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो बन रही है, इस स्केलेटन तैयार हो रहा है, ये जो स्केलेटन तैयार हो रहा है इसे बोला जाता है माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कल सेल में बच गया, ये सेल में कल बाकी रह गया था। हाँ, फंक्शन ऑफ सेल वॉल रह गए। तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है, ये गिव स्ट्रक्चर टू सेल वॉल इज गिव स्ट्रक्चर टू सेल। सेकंड वर्क होता है, इट प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कितने वर्ग हो गए? गिव स्ट्रक्चर टू सेल, जो सेल की संरचना है वो जिस प्रकार सेल वॉल की होगी वैसे ही सेल बन जाएगी। और इट प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, जो भी होता है उससे जो सेल वॉल है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और इन्फेक्शन से, कोई भी इन्फेक्शन फैल गया तो उससे सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगी। एंड थर्ड,
इट प्रोवाइड्स अनडिजायरेबल, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको ये आने से रोकती है सेल के अंदर, और जो भी डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे यानी उस पोर से जो भी बड़े होंगे, कल मैंने आपको बताया था वो प्रीमिएबल होता है, उसमें पोर्स होती है, उससे जो छोटे होंगे वो स्मॉल मोलिकुलर होंगे, वो पास हो जाएंगे। उसी प्रकार इट प्रोवाइड अनडिजायरेबल होंगे उसको रोक देगी, और डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होगी उसको ये एंजाइम्स की सहायता से सेल के अंदर भेज देगी। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल हो चुकी है कंप्लीट। और अब हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सेल वॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कल ये इतना टॉपिक बचा था सेल वॉल से, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। और आज पूरी कोशिश करेंगे सेल मेम्ब्रेन टॉपिक का वो लंबा है उसको आज कंप्लीट करने की। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेल वॉल थी वो आउटर मोस्ट लेयर थी सेल की, ये उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से खोजा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ये एक बहुत पतली झिल्ली होती है, ये एक बहुत पतली झिल्ली होती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया। पहले इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, ये क्या होती है, ये थिन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, जो सेल वॉल थी वो थिक होती है, ये हमने कल पढ़ा था। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है। क्या होती है? लिविंग होती है, वो डेड नहीं होती। और सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, ये भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और थर्ड इसकी क्वालिटी होगी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। अब आप पूछो सर क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब हो गया वो ना ही तो सॉलिड होती है और वो ना ही लिक्विड होती है, उसे कहते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। जो ना ही सॉलिड हो और ना ही लिक्विड हो वो कौन सा होता है? वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। कौन सा होता है? वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है जो ना ही सॉलिड हो और ना ही लिक्विड हो। इसके बाद आ गया इसके जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अब होगी ये सिलेक्टिव प्रीमिएबिलिटी होती है। इसमें सिलेक्टिव यानी इसमें चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है जो कि सेल वॉल में नहीं थी। इसके अंदर सिलेक्टिव प्रीमिएबिलिटी पाई जाती है, यानी जिसकी जरूरत होगी सेल को ये सिर्फ उसी को पास करेगी, उसी को जाने देगी, वरना ये खुद के अंदर से सेल मेम्ब्रेन से होकर किसी को भी नहीं जाने देगी। जिसकी सेल को जरूरत है इसीलिए इसको सिलेक्टिव प्रीमिएबिलिटी बोला गया है, यानी चयनात्मक पारगम्यता। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन देख सकते हो, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है वो कितनी मात्रा में होता है। तो बात आई प्रोटीन की, एक प्रोटीन होता है, लिपिड होते हैं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन 3 प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है 58 से 59%, लिपिड होता है 40%, कितना होता है? 40%, एंड कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 2%, कितना हो गया? 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे कम अमाउंट में कौन पाया गया? कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन। सबसे कम अमाउंट में कौन पाया गया? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की, तो उसमें प्रोटीन होता है 52%, कितना? 52%। उसमें लिपिड होता है वही सेम 40%, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं 8%। ये आरबीसी का
जो कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का, और ये नॉर्मल कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का। आरबीसी का पूछा जाए तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में चेंज आ गया, और अगर सीधा पूछा जाए तो यही होगा। कौन सा होगा? प्रोटीन 58 से 59%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%, यानी बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये याद रखना, ये थिन होती है, लिविंग होती है, कसी फ्लूइड नेचर की होती है, क्योंकि ना ही सॉलिड होती है ना ही लिक्विड होती है। इसके बेसिस पर आप ये भी कह सकते हो कि ये हेमी सॉलिड होती है। क्या होती है? हेमी सॉलिड। ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी रखती है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, प्रोटीन कितनी होती है, लिपिड कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, और आरबीसी का है। यहाँ से क्यों सुना है, इसलिए मैंने आपको इससे आरबीसी का स्पेशल लिखवाया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में, यानी लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है। लिपिड में क्या क्या चीज़ होती है? लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ये लिपिड के टाइप है। कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ, ये लिपिड के टाइप है, टाइप्स ऑफ लिपिड है। देखिए क्या क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वहाँ पर फॉस्फोलिपिड कहाँ होता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ होते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर की जब स्टडी करेंगे तो ये तीनों आएंगे। यानी ये टाइप्स ऑफ लिपिड है, यानी 3 प्रकार के लिपिड के टाइप्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हम स्ट्रक्चर को ड्रा करके उसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम फॉस्फोलिपिड के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। किसके बारे में? फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर का होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसे कहते हैं हेड पार्ट। क्या कहते हैं? हेड पार्ट। और ये जो नीचे वाला है, ये जो सारा नीचे वाला है हेड को छोड़कर, इसे कहते हैं टेल पार्ट। क्या कहते हैं? टेल पार्ट। हेड पार्ट, टेल पार्ट। और ये जो है, ये तो हो गया सेचुरेटेड, यानी ये फैटी एसिड्स है। ये इसके साथ जो जुड़े हुए हैं फैटी एसिड्स हैं, ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से बंधित है, सिंगल बॉन्ड से कंबाइंड है, इसलिए इसको बोल दिया सेचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त फैटी एसिड। और इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यानी सारे सिंगल बॉन्ड से नहीं है, तो ये हो गया अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आ गया। ठीक है, आप देखिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आ गया और ये सेचुरेटेड फैटी एसिड आ गया। ये जो हेड पार्ट है ये वाटर लविंग पार्ट होता है। क्या होता है? वाटर लविंग पार्ट होता है, यानी वाटर में ये पोलर होता है। और ये वाटर लविंग पार्ट नहीं होता, जब वाटर इसकी तरफ आएगा तो ये उस अट्रैक्शन नहीं करेगा, ये पीछे हो जाएगा। इसलिए क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, और ये वाटर लविंग पार्ट होता है। ठीक है, हाँ, एक चीज का आप और ध्यान रखना, खासकर ये सेचुरेटेड भी होता है और अनसेचुरेटेड भी होता है, यानी इसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इस कारण इसे बोला जाता है एमिपेथिक मॉलिक्यूल। क्या? फॉस्फोलिपिड को क्या बोला जाता है? एमिपेथिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। फॉस्फोलिपिड को क्या बोला जाता है? एमिपेथिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये ऊपर वाला जो है ये वाटर लविंग होता है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक। और ये वाटर लविंग नहीं होता, नॉन पोलर होता है, इसलिए इसे क्या कह दिया? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये हमने फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर पढ़ी। ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। टेल पार्ट सेचुरेटेड फैटी एसिड होती है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होती है, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर लविंग नहीं होते। जो हेड पार्ट है वो वाटर लविंग होता है, पोलर होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये टेल पार्ट है, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण इसे एमिपेथिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स कंबाइंड होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, देखिए
ये मान लो कोई सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर आ गए फॉस्फोलिपिड्स, क्या आ गया फॉस्फोलिपिड्स। तो ये अगर ऐसे हुए तो माना यहाँ से वाटर आएगा, ये वाटर लगेगा यहाँ पर तो आ गया, पर अंदर सेल के अंदर जो वाटर है वो इधर जाएगा तो ये बैक चली जाएगी, यानी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। तो सेल में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो ऐसे होते हैं। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन होगी, अब चाहे वाटर कहीं से भी आए, अब चाहे वाटर कहीं से भी आए, वो टेल पार्ट के पास नहीं जाएगा, वो हेड पार्ट के पास ही आएगा, चाहे अंदर से आए चाहे बाहर से आए, ठीक है। यानी सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड नहीं होती, सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड नहीं होती। फॉस्फोलिपिड की स्टडी हम करेंगे, फॉस्फोलिपिड की स्टडी हम करेंगे तो वो बाई लेयर ही होगी। क्या होगी? बाई लेयर ही होगी, सिंगल लेयर नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये इसकी जो टेल होती है वो इनसाइड होती है, टेल होती है वो इनसाइड होती है, क्योंकि ये टेल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम जो एक्वियस एनवायरनमेंट है, जो एक्वियस एनवायरनमेंट है उससे वो प्रोटेक्ट करता है टेल पार्ट को, इसीलिए ये इसके अंदर होती है। एक्वियस एनवायरनमेंट कौन सा हो गया? जिसमें वाटर की प्रेजेंस होगी, वाटर की प्रेजेंस होगी, ठीक है। और एक चीज का आप और ध्यान रखना, मान लो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करनी है हमें सेल मेम्ब्रेन की, तो हम सिंपल सेल यानी कोई भी सेल उठा लेंगे या कोई स्पेशल सेल उठाएंगे। हम स्टडी कर रहे हैं तो कोई सिंपल सेल उठाएंगे या स्पेशल सेल उठाएंगे, सिंपल सेल नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसकी स्टडी कैसी होती है। देखिए ये मान लो कोई भी सेल है, ये इसके अंदर हो गए सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गए। तो हम सेल मेम्ब्रेन को निकालने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को निकालने के लिए जैसे इसके ऊपर कोई केमिकल रसायन का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो जो ये सेल है इसकी तो मेम्ब्रेन आएगी, जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी मेम्ब्रेन साथ में आ जाएगी, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई भी केमिकली एंजाइम्स इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन आएगी और जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन भी आ जाएगी और वो मिक्स हो जाएगी। इस कारण हम इन दोनों की स्टडी, इसलिए हम सिंपल सेल को सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए नहीं लेते। हम किसका लेते हैं? देखिए मैच्योर आरबीसी को, मैच्योर आरबीसी को लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखिए क्योंकि उसके अंदर मैच्योर आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो हम जैसे ही उसके अंदर रसायन का इसके ऊपर प्रयोग करेंगे तो मेम्ब्रेन किसकी आएगी? सिर्फ सेल की आएगी, ठीक है। तो हम स्टडी के लिए हमेशा मैच्योर आरबीसी का ही उपयोग करते हैं, इसको ही मैच्योर आरबीसी से ही स्टडी की जाती है, सिंपल सेल से स्टडी नहीं होती। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ मॉडल्स की स्टडी करेंगे जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। हम जो मेन मॉडल है, शायद 3-4 मेन मॉडल है, 3 होने चाहिए, उनकी ही स्टडी करेंगे। बाकी मॉडल्स की हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 ही मेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए सबसे पहले जो मॉडल दिया गया, क्या सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए जो सबसे पहले मॉडल दिया गया वो था सैंडविच मॉडल। क्या था? सैंडविच मॉडल, जिसे दिया गया डेवसन एंड डेनियली के द्वारा। किसके? डेवसन एंड डेनियली के द्वारा इन 1935। कौन सा मॉडल था? देखिए हम मॉडल्स की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आ गया सैंडविच मॉडल। कौन सा आ गया? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया बताइए? जो सैंडविच मॉडल है वो डेवसन एंड डेनियली के द्वारा दिया गया। कब? 1935 में। इन्होंने क्यों इसका सैंडविच नाम ही क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन बनाई वो इन्होंने एक सैंडविच के आकार की बनाई। किसकी? सैंडविच जैसी शेप की बनाई, इसलिए इन्होंने नाम रख दिया सैंडविच। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को कैसी स्ट्रक्चर बनाई देखिए। इन्होंने कहा कि ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये तो आप पढ़ चुके हो फॉस्फोलिपिड्स। इन्होंने कहा ऐसे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बाई लेयर में, सिंगल लेयर नहीं होती सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये
डेविसन एंड डेनियली कैसी होती है। इन्होंने 1935 में अपना दिया था, ये जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट है 1935। और फिर इन्होंने बता दिया यहाँ पर इसके प्रोटीन्स कंबाइंड होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स पे क्या कंबाइंड होते हैं? प्रोटीन्स। इन्होंने इतना बता दिया, ठीक है। इन्होंने कहा इसी प्रकार ये जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, सॉरी, तो इन्होंने बता दिया ये फॉस्फोलिपिड्स है, इसके अंदर क्या फॉस्फोलिपिड्स है और ये प्रोटीन है। ये फॉस्फोलिपिड्स है और ये प्रोटीन है, इन्होंने इतना बता दिया, ठीक है। तो इनका ड्रॉबैक क्या रहा? ये किसे समझाने में असफल रहे? इनका ड्रॉबैक क्या रहा? जब इन्होंने अपना मॉडल दिया तो साइंटिस्ट ने इसमें पूछा कि ये सिलेक्टिव प्रीमेबिलिटी कैसी है, ये जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव प्रीमेबिलिटी कैसे है, क्या सिलेक्टिव प्रीमेबिलिटी कैसे है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो चयनात्मक पारगम्यता दर्शा रही है, क्या चयनात्मक पारगम्यता सिलेक्टिव प्रीमेबिलिटी को शो कर रही है। तो ये नहीं बता पाए। और एक और क्या नहीं बता पाए? एक नहीं बता पाए फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नहीं बता पाए? फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, वो इसी फ्लूइडिटी भी आप बोल दो, इसको नहीं दर्शा पाए, इसे शो नहीं कर पाए, इसे नहीं बता पाए कि ये इस मॉडल में कैसी होगी। इन्होंने सिर्फ मॉडल दे दिया, ठीक है। तो ये मॉडल क्या हो गया? ये हो गया फेल। ये मॉडल क्या हो गया? फेल। फिर आया नेक्स्ट मॉडल। कौन सा आया? नेक्स्ट मॉडल, जिसे कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसका क्या नाम है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। फिर कौन सा आया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा आया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो मॉडल नंबर 2 लिखिए आप, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया? बाय रॉबर्टसन। हमने पहले पढ़ा था सैंडविच मॉडल, वो किसने दिया था? वो डेविसन एंड डेनियली ने इन 1935। फिर आ गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया गया रॉबर्टसन, जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई वो सेम टू सेम बताई जैसी डेविसन एंड डेनियली ने बताई थी सैंडविच मॉडल में, ठीक है। तो ये मॉडल भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस मॉडल फेल हो गया, इन्होंने सेम बात बताई, फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं इसको? हम इसको इसलिए इस कारण पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने एक खास बात बताई। इन्होंने बताई कि जो सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो, और जो सेल में सेल ऑर्गेनल्स होती है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सेम होती है, वो डिफरेंट नहीं होती, वो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सेम होती है, ठीक है। तो आप लिखिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द organelles membrane are similar structurally and functionally with membrane of cell with membrane of cell। इन्होंने ये कहा था ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आप बोल सकते हो, या द सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली विद मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। बट एक चीज और नोट कीजिए, बट डिफरेंट इन केमिकली साइज। ये दो मॉडल कंप्लीट हो गए। इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताई थी रॉबर्टसन ने वो सेम टू सेम बताई थी डेविसन एंड डेनियली की, ठीक है। इन्होंने क्या बताई थी? डेविसन एंड डेनियली की सेम स्ट्रक्चर थी, जो आपको ड्रा करने की शायद जरूरत नहीं है, वो पीछे वाली थी। इन्होंने वो ही बातें कही। और इनके भी ड्रॉबैक क्या रहे? अगर इनके भी ड्रॉबैक की हम बात करें जो ये नहीं बता पाए, वो भी सेम टू सेम रहेंगे। प्रीमिएबिलिटी, सिलेक्टिव प्रीमिएबिलिटी एंड fluidity of plasma membrane and fluidity of plasma membrane। आप इसको नोट डाउन कीजिए। यानी हमने दो मॉडल पढ़ लिए हैं, एक तो सैंडविच मॉडल और एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये दोनों ही क्या रहे? ये दोनों ही फेल रहे। फिर आएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या आएगा? फ्लूइड मोज़ेक
मोज़ेक मॉडल। थर्ड मॉडल आएगा, ये दोनों क्या रहेगी, फेल रहे, ठीक है। फिर आएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। कब दिया गया, इन 1972। कब दिया गया, इन 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे ही लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है। वो दोनों फेल हो गए। आज भी जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी है, जो बेस है, वो इसी मॉडल पर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर है, यानी ये लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इसमें सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बात कही, इसमें सिंगर एंड निकोलसन ने जो स्ट्रक्चर दी वो कुछ इस प्रकार थी। देखिए, इन्होंने कहा ये हो गए फोस्फोलिपिड्स। क्या हो गए, फोस्फोलिपिड्स। ये फोस्फोलिपिड्स है। इसकी स्ट्रक्चर दी, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सेल मेम्ब्रेन है, उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर बताई, कुछ ऐसी होती है। ये इन्होंने बीच में बता दिया, ये हो गए प्रोटीन्स। इसमें इन्होंने क्या बता दिया, इनको बता दिया इन्होंने प्रोटीन्स। ये भी इन्होंने जो ये बीच में बताई, ये भी प्रोटीन्स थे। ठीक है, ये फोस्फोलिपिड्स, ये प्रोटीन्स, ये कोलेस्ट्रॉल, और यहां पर और इन्होंने बता दिए प्रोटीन्स। यहां पर भी क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। देखिए, हाँ, एक चीज और रह गई, एक इन्होंने बताया ये क्या, ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, ये क्या हो गए, ये हो गए फोस्फोलिपिड। हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं किसके बेसिस पर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बेसिस पर, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन 1972 में। तो देखिए, ये हो गए फोस्फोलिपिड, ये हो गए प्रोटीन। ये क्या हो गए, प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। ये क्या हो गए, कोलेस्ट्रॉल। क्या हो गए, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। हमने सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन पढ़ा था, जिसमें तीन चीजें होती है। जिसमें क्या होती है, तीन चीजें होती है, प्रोटीन 58 से 59%, कार्बोहाइड्रेट 40%, नहीं, लिपिड 40% सॉरी, एंड कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%। तो ये देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, ये रहा, कम मात्रा में है। ये इसमें प्रोटीन्स हो गए, ये क्या हो गए, प्रोटीन हो गए, और ये लिपिड हो गए। लिपिड के फोस्फोलिपिड हो गया, ये क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ये इन्होंने स्ट्रक्चर बना दी सेल मेम्ब्रेन की। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की, वो सिलेक्टिव प्रीमेबिलिटी भी दर्शाती है, सिलेक्टिव प्रीमेबिलिटी, और फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बताती है। ठीक है, ये इन दोनों को बताती है। कैसे बताती है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले फोस्फोलिपिड्स का, फिर प्रोटीन का, और फिर कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, पहले किसका करेंगे, फोस्फोलिपिड का, फिर प्रोटीन का, और फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। इसमें आप एक चीज पर और ध्यान दीजिए, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है, और ये तो प्रोटीन है ही है। ठीक है ना, ये कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो प्रोटीन है इसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक, और ये जो प्रोटीन है इन्हें कहा जाता है इंट्रिंसिक। ठीक है ना, ये मैं मिटो रहा हूं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। ये हो गया एक्सट्रिंसिक और ये हो गया इंट्रिंसिक। इसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, इसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, पर इसे हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसे हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये है, इस प्रोटीन का नाम होता है टनल प्रोटीन। क्या, टनल प्रोटीन।
विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है ये टनल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है इसका नाम होता है कैरियर प्रोटीन। क्या? कैरियर प्रोटीन। नोट डाउन कीजिए आप इसको। हम आगे जब प्रोटीन के टाइप्स पढ़ेंगे, अब लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे तो उसमें इसकी स्टडी कर लेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है यही है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर यही है, एसेप्टेड स्ट्रक्चर यही है। आप इसको अच्छी तरह ड्रॉ कर लेना। यही सेल मेम्ब्रेन की एसेप्टेड स्ट्रक्चर है, जिसमें ये प्रोटीन हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल हो गई, ये फॉस्फोलिपिड हो गए और ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जो लिपिड है वो क्या है? मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो भी लिपिड में कौन सा? फॉस्फोलिपिड है। वो लिपिड की स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड। और लिपिड में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं फॉस्फोलिपिड। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है कौन? फॉस्फोलिपिड। इसकी जो स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। जो फ्लूइडिटी को वो नहीं समझा पाए थे, वो इन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, वो फ्लूइडिटी को दर्शाती है। किस कारण? ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोलिपिड। पहला लिपिड हमने क्या पढ़ा? फॉस्फोलिपिड। सेकंड आ गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। ये इससे ज़्यादा थोड़ा कठोर होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा दृढ़ होता है। तो ये क्या? ये प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। देखिए, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन कौन? कोलेस्ट्रॉल। जो हमने पढ़ा था कुछ इस प्रकार थे फॉस्फोलिपिड के पास में। अब लिपिड का सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखिए, लिपिड का सिग्निफिकेंस देखें, उनका काम क्या क्या होते हैं। तो वो एक तो सेल ग्रोथ में हेल्पफुल है। किसमें? सेल ग्रोथ में। ठीक है। वो दूसरा है एंडोसाइटोसिस में। किसमें? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है कोई भी चीज़ है, जैसे सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल है, उसे बाहर निकालना है तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और सिक्रेशन में कोई भी चीज़ को बाहर करना है। और एक फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में। देखिए, इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई सेल है, ये दूसरी सेल है, इसमें से जो इसके पार्टिकल्स है वो इसके अंदर जाएंगे, तो इस प्रकार ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो है इसे कहा जाता है इंटरसेलुलर जंक्शन। इसका भी निर्माण कौन करती है? लिपिड करते हैं। इसमें भी कौन करते हैं? इसके स्ट्रक्चर का लिपिड बनाते हैं। तो हमने लिपिड के टाइप्स पढ़े। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए हमने पूरी कोशिश की थी कि सेल मेम्ब्रेन को आज कंप्लीट करवा दी जाए, पर आज सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और हम फिर शुरुआत करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स की शुरुआत कर देंगे और जो सेल की बेसिक स्टडी थी वो हमने कर ली है। ठीक है, फिर हम सेल ऑर्गेनल्स की नेक्स्ट क्लास में शुरुआत कर देंगे सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट करवा कर। तो ठीक है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में लाया जाएगा। थैंक यू।